हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यूपी पुलिस में दरोगा जो बनना है, इसलिए दिन रात एक करना है और अपने लक्ष्य को पा लेना है। तो अब तक हमने मूल विधि में आईपीसी को समझने का प्रयास जारी कर रखा है, जारी है। और मूल विधि में ये आईपीसी जो टॉपिक है, ये सबसे मेजर टॉपिक है। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में भी काम आएगा और एग्ज़ाम के बाद जब दरोगा बन जाएंगे तब भी काम आने वाला है। तो अभी तक हमने लूट को समझ लिया है। आज नंबर है चोरी, लूट और उद्दापन में अंतर को समझने का, डकैती को समझने का, और साथ में डकैती का दंड समझेंगे और संपत्ति का जो बेईमानी से दुर्विनियोग है, यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग है, इसको समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनके विषय में आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमको धाराएं याद नहीं हो रही है, संविधान के अनुच्छेद याद नहीं हो रहे। तो भाई सीधी सच्ची बात बोलता हूं, किसी को भी याद नहीं होते हैं। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, आप चाहे देवगुरु बृहस्पति से पढ़ लो या विद्या की देवी सरस्वती जी से, माँ शारदा से पढ़ लो, अगर आपके अंदर लगन नहीं होगी और आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे मैनी टाइम्स, तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। और यदि लगन होगी तो चाहे आपको एक सामान्य शिक्षक ही क्यों ना मिल जाए, आप उन चीज़ों को कर लोगे। तो सफलता की एकमात्र कुंजी है गणित में और रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए, और जीएस में, हिंदी में और मूल विधि में, इसमें आप रिवाइज कीजिए मैक्सिमम टाइम। एक बार दिन में रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद एक वीकली रिवाइज कीजिए, संडे में रिवाइज कीजिए, उसके बाद 15 दिन में रिवाइज कीजिए और उसके बाद आप महीने के एंड में रिवाइज कीजिए। देखिए आपको चीज़ें कैसे याद नहीं होती हैं। अपने उमंग को जगाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। तो पहले मैं आप साइड में हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के बारे में आप लोग बोलते रहते हो सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते, तो लो भाई मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं आपको। तो हम शुरू करते हैं। देखो अब तक हमने चोरी को भी समझ लिया है, जिसका जिक्र धारा 378 में है। उद्दापन को समझ लिया है, जिसको रंगदारी कहते हैं, जिसका जिक्र 383 में है। और लूट को समझ लिया है, जिसका जिक्र धारा 390 में है। अब इनके मामूली अंतर को हम समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था धारा 382 में जो मैंने ट्विस्ट डाला था, उसमें मैंने बताया था कि भय दिखाने की तैयारी करते हुए चोरी करता है, यानी कि घातक हथियार रखता है, मन में है कि भय दिखाऊंगा और चोरी करता है। दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा तो चोरी है, और जाते ही अगर भय दिखा दिया तो चोरी तुरंत लूट में परिवर्तित हो जाएगी। उद्दापन के बारे में फोन करता है या किसी भी माध्यम से संपर्क करता है कि मैं तुम्हें क्षति पहुंचा दूंगा, किसी भी तरह की क्षति पहुंचा दूंगा, मार दूंगा, तुम्हें काट दूंगा, तुम्हारे घर वालों को उठा लूंगा, तुम्हारी जमीन तोड़ दूंगा, संपत्ति नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे मकान तोड़ दूंगा, इस तरह का भय दिखाता है और चल या अचल संपत्ति की मांग करता है, तो उद्दापन है। पर यदि अपराधी जो रंगदारी मांग रहा है वो उपस्थित है और सामने जो डर रहा है, जिसको डराया जा रहा है, उस व्यक्ति ने डर के मारे संपत्ति तभी दे दी, तो तुरंत उद्दापन लूट में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब इनका एक मामूली अंतर समझ लेते हैं। देखो चोरी लिखा है, उद्दापन लिखा है, लूट लिखा है। आपको चीजें ध्यान से समझनी है। चोरी में केवल और केवल चल संपत्ति, मैंने चोरी के चीजें बताई थी। चल संपत्ति यानी कि जंगम संपत्ति होना चाहिए। चल संपत्ति इसको कहते हैं जो इधर से उधर ले जाई जा सकती है, रुपया, पैसा, बैल, गाड़ी, मोटर वाहन, ठीक है। पेड़ भी चल संपत्ति है। कब तक, कब कब पेड़ चल संपत्ति हो सकता है? मैंने क्या बताया था, यदि ए बी के खेत में पेड़ खड़ा है और बी का कब्जा है उस पेड़ पे, तो जब तक काट रहा है, क्योंकि वो खड़ा है, कैसी है, स्थावर संपत्ति है, नहीं अचल संपत्ति है, और जैसे ही वो कट जाएगा तो एकदम से वो चल संपत्ति बन जाएगा और एकदम चोरी का मामला बन जाएगा। तो चोरी में क्या होती है, चल संपत्ति, चल संपत्ति से रिलेटेड होती है, चोरी में चल संपत्ति होती है। उद्दापन में यानी कि रंगदारी में चल या अचल संपत्ति दोनों हैं, और लूट में क्या है, केवल और केवल चल संपत्ति, क्योंकि जो लूट करेगा वो अचल संपत्ति को लेके थोड़ी जाएगा, वो चल संपत्ति को ही लेके जा सकता है। बात समझ में आई? ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहां पे मांगा नहीं जा रहा है, देखो यहां पे अभी मांगा नहीं जा, यहां पे दिया नहीं जा रहा है। यहां पे तो संपत्ति तुरंत लेके चल देगा, चल संपत्ति है, चोरी में संपत्ति तुरंत लेके चला जाएगा। जबकि चल और अचल में मांग तो करेगा डर करते हुए, उद्दापन में चल और अचल की मांग तो करेगा,
पर क्या हो जाएगा, संपत्ति बाद में मिलेगी। इसका जिक्र भी कुछ खास नहीं है। उद्दापन में केवल भय दिखाते हुए चलिया अचल संपत्ति की मांग है, और लूट में क्या है, चोरी भी लूट में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब भय दिखा देता है। और उद्दापन में जैसे ही, उद्दापन में भय तो पहले से ही है, लूट में भी है, पर उद्दापन में संपत्ति की मांग कर रहा है, और संपत्ति यदि तुरंत दे दी जाए तो लूट में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि चोरी में केवल चल संपत्ति होती है, उद्दापन में चल और अचल दोनों हो सकती हैं, दोनों होती हैं, हो सकती नहीं, माफ कीजिए, लूट में चल संपत्ति है। उसके बाद चोरी में एक तत्व आया था बिना सहमति के। यदि ए और बी दो दोस्त हैं और दोनों की मित्रता है बड़ी अच्छी, और ए के पास बहुत अच्छी कोई बुक है, और बी एक दुराशय से, बेईमानी से उस पुस्तक को उठा के ले जाता है। अगर उठा के ले जाता है तो चोरी है, क्योंकि न तो सहमति मांगी, बेईमानी है, और पुस्तक क्या है, चल संपत्ति है, इधर से उधर ले जाई जा सकती है। पर यदि वो क्या काम करता, बी जो पहले चोरी कर चुका है, बिना सहमति के ले गया है, यदि वो ए से कहता भाई तेरी बुक मुझे कुछ दिन के पढ़ने के लिए, कुछ दिन के लिए चाहिए और पढ़ने के लिए चाहिए, और वो सहमति से ले जाता है, चोरी नहीं है। यानी कि चल संपत्ति होती है इसमें, चोरी में, और बिना सहमति की होती है। जबकि उद्दापन में संपत्ति देता तो है, बाद में देता है, ठीक है, संपत्ति देता तो है, पर सहमति होती है, सहमति से देता है। पर कैसी सहमति? सदोष सहमति। सदोष सहमति का मतलब है मन मर्जी दे तो रहा है, सहमति दे तो रहा है कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर सदोष है। सदोष का मतलब है विधि विरुद्ध साधनों से, यानी सामने वाला सहमति देने के लिए मजबूर कर रहा है। किस माध्यम से? भय के माध्यम से मजबूर कर रहा है। और लूट में भी सदोष सहमति होती है, यानी कि उसको भय दिखाया जा रहा है, तेरे को मार दूंगा, तेरा हाथ काट दूंगा, या तुझे बंद कर दूंगा। सदोष अवरोध किस धारा में है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना, आदेश कर रहा हूं, चाहिए मेरे को कि मैंने आपको पढ़ाया है सदोष अवरोध। और सदोष अवरोध होता क्या है, इसकी परिभाषा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सदोष सहमति रहती है। इसमें भी चोरी में बिना सहमति के, उद्दापन और लूट में सदोष सहमति रहती है। चोरी में भय नहीं होता, मैंने क्या बताया था, यह चोरी में भय नहीं होता। चोरी में अगर भय दिखा दिया तुरंत लूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉइंट समझाया था। उद्दापन में भय रहता है, डराता है, और लूट में भी भय रहता है। चोरी में संपत्ति तुरंत मिल जाती है, उद्दापन में संपत्ति बाद में मिलती है, ये अंतर है। और लूट में भी संपत्ति तुरंत लेके रफू चक्कर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको चोरी, उद्दापन और लूट तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 391 जो डकैती के बारे में जिक्र करती है। चोरी, लूट, डकैती। चोरी 398 में, लूट 390 में, और 391 में है डकैती। और डकैती की परिभाषा है, डकैती की परिभाषा में क्या लिखा गया है, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ध्यान रखना, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, और कहां पे थे, याद है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति 141 में थे। किस चीज में? विधि विरुद्ध जमाओं में। फिर कहां पे थे? बलवा में थे, बलवा 146 में थे, याद आया होगा। और अभी एक 391 में आ रहे हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि मिलकर लूट करते हैं। देखो, लूट कोई कर रहा है, एक आदमी हो सकते हैं, 2 आदमी हो सकते हैं, 3 आदमी हो सकते हैं, 4 आदमी हो सकते हैं। 4 आदमी मिलकर लूट रहे हैं, सामान मतलब लूट कर रहे हैं, तो वो लूट है। पर जैसे ही 4 से 5 हो गए, 4 से 5 हो गए, तो वो लूट नहीं कहलाएगी, वो डकैती कहलाएगी। 4 आदमी तक मिलकर लूट रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, तभी तक वो लूट है। पर जैसे ही 4 से 5 हो जाएंगे तो वो लूट जो वो कर रहे थे वो डकैती के रूप में परिणत हो जाएगी, वो डकैती के रूप में बदल जाएगी। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि मिलकर लूट करते हैं तो डकैती कहलाएगी, या 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट का प्रयत्न करते हैं तो भी डकैती कहलाएगी। और लूट करने में कोई मदद करता है तो भी लूट के अंतर्गत वो अपराधी माना जाएगा, वो उसको सजा मिलेगी। देखो क्या चीज है, लूट कर रहे हैं, लूट का प्रयत्न कर रहे हैं, बात एक ही इसमें धारा में रखी गई है। इस एक समान उनके लिए दंड की कार्यवाही आगे होगी, आगे लिए तो इनकी दंड की कार्यवाही इनके लिए होगी। उसके बाद देखो, लूट करने में मदद करता है। सपोज करो 4 आदमी लूट करना चाहते हैं, यानी कि वो हथियार और शस्त्र इत्यादि धारण किए हुए हैं और लूट करने जा रहे हैं, जबकि 5वां आदमी डायरेक्टली उनके साथ में अटैच नहीं है, वो उनको मदद कर रहा है। सामान्य उद्देश्य है, धारा 34
सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए। पांचों का इंटेंशन तो सेम है, चार तो बिल्कुल मेन काम में है, पर पांचवा यदि मदद भी कर रहा है तो चार थे तो लूट थी, पांचवें ने जैसे ही मदद भी किया, यदि मदद भी कर रहा है तो तुरंत वो लूट डकैती में चेंज हो जाएगी, तुरंत वो लूट डकैती में चेंज हो जाएगी। आपको ये बात पता होनी जरूरी है। एक सेकंड, छोटी खुल गई भैया, ठीक है बंद गई क्षमा चाहता हूं। तो अब इसमें देखो, जब जान इतनी लगती है तो हिल जाता है पूरा शरीर। उसके बाद लूट कर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब किस में आते हैं? डकैती में आते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं संयुक्त रूप से, पांचों एक जगह हैं तो मानी जाएगी। ये नहीं कि 2 वहां हैं और 3 वहां हैं, तो उनका संयुक्त होना जरूरी है। 3 वहां पे लूट कर रहे हैं 2 किलोमीटर दूर और 2 वहां पे लूट कर रहे हैं, तो उनको भाई उन्होंने, इनके ग्रुप ने वहां भी करी तो डकैती नहीं मानी जाएगी। जब पांचों इकट्ठे होंगे तो डकैती मानी जाएगी। लूट का प्रयत्न करते हैं और लूट करने में कोई मदद करता है तो भी अपराधी है, तो इसको डकैती की परिभाषा के अंतर्गत धारा 391 में रखा गया है। उसके बाद डकैती का जो दंड है, जो पनिशमेंट है डकैती के लिए, वो धारा 395 से 402 के बीच में है। धारा 395 से 402 के बीच में डकैती का दंड बताया गया है, पर केवल और केवल आपको 3 धाराएं पढ़नी है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है धारा 396, जो मृत्युदंड का प्रावधान करती है डकैती डालने वाले को कब, जब हत्या सहित डकैती की जाए। यानी कि 5 आदमी मिलकर, कम से कम 5 आदमी कहीं पर डकैती डाल रहे हैं और उन 5, ये देखो 5 हत्या सहित डकैती, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर कहीं पर डकैती डाल रहे हैं और उन 5 में से कोई एक भी इस डकैती के दौरान किसी की हत्या कर दे। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर कहीं पर डकैती डाल रहे हैं और इन 5 में से एक व्यक्ति भी यदि किसी की हत्या कर दे तो पांचों के पांचों दोषी माने जाएंगे और धारा 396 के अंतर्गत उन 5 व्यक्तियों को मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है धारा 396। उनको 5 को मृत्युदंड होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि डकैती के दौरान 5 क्या कर रहे हैं, 5 ने हत्या कर दी, डकैती के दौरान 5 ने हत्या कर दी, तो सबको मृत्युदंड देगी ही धारा 396। यदि उन 5 में से किसी एक ने भी हत्या कर दी तो वो अकेला हत्या का दोषी नहीं होगा, वो 4 भी हत्या के दोषी माने जाएंगे और धारा 396 मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है उन व्यक्तियों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है। और अब तक आपकी कितनी धाराएं हो चुकी हैं जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान आईपीसी कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धाराएं अब तक आपकी हो चुकी हैं। एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ध्यान से सुन लो। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना, ये एक अपराध है और इसमें मृत्युदंड दिया जाता है। धारा 132 यदि कोई व्यक्ति नौसेना, थल सेना, वायुसेना के किसी अधिकारी एवं सिपाही को विद्रोह के लिए भड़काता है और विद्रोह भड़क जाता है तो जो जिसने भड़काया है उसको मृत्युदंड का प्रावधान 132 कर रही है। 194 में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है और उन मिथ्या साक्ष्यों के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाता है तो जिसने मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं, जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है धारा 194। धारा 302, धारा 300 में क्या है? हत्या, और हत्या का दंड है धारा 302 में, तो हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है 302। 305 में क्या है? बालक एवं जो विकृत चित्त व्यक्ति है उनकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से नीचे के किसी व्यक्ति को या किसी पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं तो धारा 305 उस उकसाने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है आत्महत्या का दुष्प्रेरण में। यह धारा है। 364A में फिरौती के लिए व्यपहरण यानी कि फिरौती मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए क्या करता है? अपहरण करता है, व्यपहरण करता है, अगवा करता है, तो उसके लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है धारा 364A। धारा 376A
यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का बलात्कार करता है, बलात्संग करता है, रेप करता है और उस रेप करने के दौरान ऐसी क्षति उस स्त्री को पहुंचाता है जिस क्षति के कारण उस स्त्री की मृत्यु हो सकती है, या उस स्त्री की जो अवस्था है वो इतनी हालत है, वो इतनी बिगड़ती चली जाए कि वो मृत्यु तक पहुंच जाए, तो उस रेप करने वाले के लिए धारा 376 मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। उसके बाद धारा 376 का बी पार्ट, धारा 376 का ख पार्ट, यदि 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ में रेप करता है तो मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। और धारा 376 का बी पार्ट यानी घ का ख पार्ट, यदि 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ में सामूहिक बलात्संग होता है, गैंग रेप होता है, तो भी मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है धारा 376 का बी पार्ट यानी घ का ख पार्ट। और 396 में अधिहत्या सहित डकैती डालता है तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा और चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दो धाराएं ऐसी हैं। सामान्यतः क्या होता है, किसी भी अपराध को कब अपराध माना जाएगा, उसके लिए मानव होना चाहिए, कोई मानव होना चाहिए, ये उसके घटक हैं। मानव होना चाहिए, मानव के बाद उसका इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन के बाद उसकी तैयारी होनी चाहिए, कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग होने के बाद क्या होना चाहिए, उस दिशा में कदम उठाया गया हो और उससे कोई ना कोई क्षति होनी चाहिए। ये 4 मुख्य एक घटक हैं। तो ज्यादातर क्या है, अधिकतर जितने भी अपराध हैं उनकी तैयारी अपराध नहीं मानी जाती, उनकी तैयारी अपराध नहीं मानी जाती। सपोज करो किसी ने सोच लिया है कि मेरे को ए ने सोच लिया है बी को कि मारना है, उसने प्लानिंग कर ली, बंदूक गोली सब ले लिया और इतना काम हो चुका है, तैयारी हो चुकी है, पर उसने जाके गोली नहीं मारी, तो अब तक वो कोई भी अपराध नहीं कर रहा है। पर धारा 121 और धारा 399 ये 2 ऐसी आईपीसी की धाराएं हैं जिनके अंतर्गत तैयारी करना भी अपराध माना जाता है। धारा 121 मैंने अभी बताया, भारत सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध छेड़ता है, यदि युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करता है, यदि युद्ध छेड़ने का दुष्प्रेरण करता है तो वो अपराधी माना जाएगा, मृत्युदंड मिलेगा। और भारत सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध छेड़ने की तैयारी भी करता है तो धारा 121 के अंतर्गत वो अपराध माना जाएगा। और धारा 399 में सेम बात कह रही है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, डकैती की तैयारी भी करता है, कोई 5 व्यक्ति, एक व्यक्ति यानी प्लानिंग भी करता है, प्लानिंग तो कोई एक ही करेगा या 5 भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, एक्शन लेने जाएंगे तो 5 होने चाहिए, पर यदि कोई डकैती की तैयारी भी कर रहा है तो धारा 399 के तहत वो एक अपराधी है। और धारा 399 में उस डकैती की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान कर रही है 10 वर्ष का कारावास, उसको 10 साल की जेल होगी। और धारा 304 कह रही है डकैती के प्रयोजन से इकट्ठा होना, यानी कि 5 आदमी यदि क्या कर रहे हैं, डकैती के प्रयोजन से इकट्ठे हो रहे हैं, उनका इंटेंशन है, उनका मोटिव है क्या कि हमको डकैती डालनी है, और इस इंटेंशन से वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये भी अपराध माना जाएगा धारा 402 के अंतर्गत। और इसमें जो आईपीसी दंड का प्रावधान कर रही है वो 7 वर्ष का कारावास है। उम्मीद करता हूं डकैती के बारे में सब चीज क्लियर हो चुकी होगी, इतना स्पष्ट शायद ही आपको पहले कभी समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं धारा 403 के बारे में। धारा 403 के बारे में बात करते हैं। यह कहती है आपराधिक दुर्विनियोग, ये क्या कहती है, आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में जिक्र कर रही है। इसमें लिखा हुआ क्या है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना। दुर्विनियोग का मतलब क्या है, विनियोग का मतलब है अपने उपयोग में ले लेना, विनियोग का मतलब है उपयोग में ले लेना, और दुर्विनियोग का मतलब है गलत तरीके से अपने उपयोग में ले लेना। अब इसकी परिभाषा क्या है, सीधे आपसे पूछा जाएगा आपराधिक दुर्विनियोग किस में है, तो बोल देना है धारा 403 में है। और क्या कि मतलब है क्या चीज ये, बेईमानी से किसी के कब्जे की वस्तु को लेना, बेईमानी से किसी के कब्जे की वस्तु को लेना और क्या करना, लेकर अपने लाभ हेतु उसको उपयोग करना। बेईमानी से किसी के कब्जे की वस्तु को लेना और लेकर अपने लाभ हेतु उपयोग करना। देखो बेईमानी से किसी की वस्तु को लेना, यहां पे चोरी की बात आपको लग रही होगी, पर यहां पे चोरी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कर रहा है, अब बेईमानी से कैसे ले रहा है, बेईमानी से ले लिया बिना पूछे ले। अब बेईमानी से, यहां पे बेईमानी से मतलब है उसको पता ही नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, यहां पर सहमति नहीं है, ठीक है, यहां पे सहमति दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें क्या चीज है, इसमें बेईमानी से लेने का मतलब यह है यहां पे
कि जैसे मानो कि ए और बी है, ये वाला व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, ए और बी है, ए के पास कोई पुस्तक है, बी उसका दोस्त है, और ए क्या कहा, ए को बी ए को क्या कहता है कि भाई यार तेरी बुक है, तू मेरे को थोड़े दिन पढ़ने को दे दे और मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो वो कहता है ठीक है भाई ले जा, दोस्ती में लोग दे देते हैं बुक ले जा, पर वो किताब बहुत महंगी है, बहुत फॉरेन राइटर की है, बड़ी महंगी किताब है, 4-5 हज़ार रुपये किताब है, कीमती किताब है, ठीक है। और बी उसको अब ले तो गया, अब उसके मन में इंटेंशन है कि ये पुस्तक मैं ले जाऊंगा और इसको मैं पढ़ूंगा, फिर इसको बेच दूंगा, यानी कि वो बेईमानी से ले गया, उसने बोला और अपने दोस्त के साथ तो बेईमानी कर दी उसने। अब उसने बेईमानी से यहाँ पे अपने दोस्त से पुस्तक ले ली और लेने के बाद उसको पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अपने उपयोग के लिए क्या काम किया, उसको बेच दिया। तो जैसे ही उसने उस पुस्तक को बेचा और उसका पैसा अपने पास रखा, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग हो जाएगा, ये आपराधिक दुर्विनियोग हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके पास संयुक्त रूप से घोड़ा है, यानी कि 60,000 रुपये का घोड़ा आया, ए ने भी 30,000 डाले, बी ने भी 30,000 डाले, दोनों बराबर मालिक हुए, दोनों ने सहमति बनाई कि जब जब हमको जरूरत पड़ेगी हम घोड़े का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ठीक है, ये बात तय हो गई। अब क्या काम करता है, ए के पास वो घोड़ा बंधा हुआ है, सपोज करो कभी ए के पास बंध जाता है, कभी बी के पास बंध जाता है। अब क्या काम करता है, ए के पास घोड़ा बंधा हुआ है, वो बोलता है कि भाई यार मैं इसको लेके जा रहा हूं, उसकी इंटेंशन पहले से है, देखो इंटेंशन चेक की जाती है, उसकी इंटेंशन पहले से है कि मैं घोड़ा ले आऊंगा और फिर क्या काम करूंगा, इसको बेच दूंगा। अब वो बोल के आया ए से कि भाई यार मुझे घोड़ा काम के लिए चाहिए यार, मैं अपना ये खेत वेत या बग्गी या गाड़ी वाड़ी खींचना चाहता हूं। तो ये कहता हाँ भाई ठीक है ले जाओ, तुम्हारा भी अधिकार है, ले जाओ, बराबर का अधिकार है। तो अब बी क्या काम करता है, उसकी बिना सम्मति के, है ना, उसकी बिना सम्मति के, उससे बिना पूछे, है ना, उससे बिना पूछे क्या काम कर रहा है यहाँ पे, उस घोड़े को ले जाके बेच देता है और सारा पैसा अपने पास रख लेता है, 60 के 60,000 अपने पास रख लेता है। तो ये जैसे ही वो पैसा बेचेगा और जैसे ही अपना पैसा अपने पास रखेगा, उसको उपयोग करेगा, तो ये सीधे आपराधिक दुर्विनियोग का मामला हो जाएगा, और आपको ये पता होना जरूरी है। और यदि कोई व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग करता है तो उसके लिए आईपीसी की धारा 403 2 वर्ष के दंड का प्रावधान करती है। आपको इनकी डिटेल भी पता होनी जरूरी है और इन चीजों को समझना भी जरूरी है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब साथ में आपको हिंदी की वीडियो मिलने वाली है, उसको भी देखना, और संविधान की वीडियो भी आपको मिलेगी। जबरदस्त तरीके से यार चैनल को शेयर करो, सब यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हर एक बंदे तक राम जी की पाठशाला पहुंच जाना चाहिए। इसी अच्छी उम्मीद की किरण के साथ में आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।